स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डॉक्टर अनीता कोठारी। बच्चों, अपन लोगों ने थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स शुरू किया था। उसमें अपन ने इनर्ट और लिबाइल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ लिए। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस शुरू किया और उसमें हमने डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस किया। उसमें नेचर ऑफ मेटल आयन से रिलेटेड सारे फैक्टर्स हम कर चुके थे। आज हम लेंगे नेचर ऑफ लिगेंड, यानी किस तरह से जो लिगेंड का नेचर है वो संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करता है। राइट, इसके जो सारे पॉइंट है एक एक करके आप ध्यान से देख लीजिए। हम एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट फैक्टर विच इज रिलेटेड विद द नेचर ऑफ लिगेंड इज द चार्ज एंड साइज ऑफ लिगेंड, यानी जो लिगेंड है उसके ऊपर क्या आवेश है और उसका आकार कैसा है। ओके, नंबर 2 फैक्टर इज द बेसिक करेक्टर ऑफ लिगेंड, यानी जो लिगेंड है उसकी शारीरिक प्रवृत्ति कैसी है। नंबर 3 इज द चिलेट इफेक्ट, यानी किलेट प्रभाव। नंबर 5 इज द नंबर ऑफ चिलेट रिंग, कि किलेट रिंग्स कितनी बन रही है संकुल के अंदर। नंबर 5 इज द साइज ऑफ चिलेट रिंग, कि जो चिलेट रिंग है उसका आकार कितना बड़ा है। नंबर 6 इज द स्टीरिक इफेक्ट, यानी कि त्रिविम प्रभाव। नंबर 7 इज द फोर्स्ड कॉन्फ़िगरेशन, यानी बलकृत विन्यास। नंबर 8 इज द टेम्पलेट इफेक्ट, जिसको हम टेम्पलेट प्रभाव कहते हैं। एंड नंबर 9 इज द पाई बॉन्डिंग एबिलिटी ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड की पाई बंद बनाने की क्षमता। नंबर 10 इज द मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, यानी दीर्घ चक्री प्रभाव। ओके बच्चों, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं दैट इज द चार्ज एंड साइज ऑफ द लिगेंड, यानी जो लिगेंड है उसका चार्ज, उस पर आवेश क्या है और उसका आकार कैसा है। तो जनरली पाया गया कि जैसे अगर हम एलाइड्स को देखें, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को, है ना, तो इनमें जितना छोटा आकार लिगेंड का होगा वो उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, है ना। यानी लिगेंड का आकार जितना छोटा होगा, व्हाट विल हैपन, वो मेटल के उतना ही करीब आएगा और उनके बीच में उतना ही अच्छा इंट्रैक्शन होगा और इसीलिए वो बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लेकिन इसमें हम एक बात और ये भी देख लें कि ये जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इट इज फॉर द क्लास ए मेटल्स, है ना। इनके साथ में क्लास ए की मेटल को, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि क्लास ए की मेटल्स क्या होती हैं। फिर से एक बार शॉर्ट में बताती हूँ। क्लास ए की मेटल्स क्या कहेंगे, लेस पोलराइजेबल होती है, उनका आकार छोटा होता है और उनके ऊपर आवेश ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम क्लास बी की मेटल की बात करें तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, है ना। उस केस में आयोडाइड उनके साथ ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा एज कंपेयर टू फ्लोराइड। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज द चार्ज एंड साइज ऑफ लिगेंड। नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज द बेसिक करेक्टर ऑफ लिगेंड, यानी कि जो लिगेंड है उसकी शारीरिक प्रवृत्ति। अगर इफ यू कंपेयर सम लिगेंड्स सच एज अमोनिया, वाटर एंड HF, तो आप देखोगे कि जो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर होता है वो होता है अमोनिया का, देन वाटर का एंड देन HF का। राइट, तो यही रीजन है कि जो जितना ज्यादा बेसिक होगा वो आराम से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आयन को दे देगा और वो उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो अगर हम ये देखें तो दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड की शारीरिक प्रवृत्ति है और जितना ज्यादा वो बेसिक प्रॉपर्टी का होगा उतना ही वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। गॉट इट, उतना ही स्थायी वो संकुल बनाएगा। राइट, नाउ वी कम टू द थर्ड इफेक्ट दैट इज द चिलेट इफेक्ट। इसको हम डिटेल में लेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे कि चिलेट प्रभाव क्या होता है। राइट, सो द थर्ड फैक्टर विच इज रिलेटेड विद मेटल इज द चिलेट इफेक्ट ऑफ मेटल, यानी जो चिलेट इफेक्ट ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड का किलेट प्रभाव। ओके, अगर आप किलेट प्रभाव में अगर आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स को कंपेयर करें तो आपकी देखोगे कि मोनोडेंटेड के लिगेंड के बजाय जो बाइडेंटेड या ट्राइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। राइट, हम क्या पढ़ रहे हैं, चिलेट इफेक्ट, है ना। तो मोनोडेंटेड लिगेंड के बजाय बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड जो लिगेंड्स होते हैं दे फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स, है ना। और ये जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, किलेट इफेक्ट। दिस इज नोन एज चिलेट इफेक्ट। ओके, और इसके पीछे क्या कारण है, एक जो रिंग बनती है, जैसे कोई भी मेटल के साथ बाइडेंटेड लिगेंड बनाएगा रिंग तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगी। वो एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनाता है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और वो एक स्टेबल रिंग बनाता है। राइट, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ। जैसे
निकिल +2 है ना, इन एक्वस मीडियम इट रिएक्ट्स विद 6 अमोनिया इन एक्वस मीडियम टू गिव द कॉम्प्लेक्स हेक्साअमीन निकिल 2। ओके, एक ही कॉम्प्लेक्स मैंने दिया है। यहां पर आप देखिएगा कि ऑल लिगेंड्स आर मोनोडेंटेड, राइट। द वैल्यू ऑफ लॉग बीटा फॉर हियर इज 7.99। कितनी है? 7.99। नाउ यू सी दैट इफ आई रिप्लेस अमोनिया विद इथिलीन डायमीन, अगर मैं इथिलीन डायमीन के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बनाऊंगी तो आपको पता है कि इथिलीन डायमीन इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, ये एक द्वितंतुक लिगेंड होता है। तो आप देखिएगा कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसके लॉग बीटा का मान ज्यादा होगा, राइट। इसके लॉग बीटा का जो वैल्यू है इट इज 18.28। ध्यान से देखिएगा, है ना। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, ज्यादा स्थायी होता है एज कंपेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स, है ना। इसका जो स्थायित्व होता है इसकी तुलना में ज्यादा होता है। गॉट इट। अब आप ये देखिएगा तो इसे हम किलेट प्रभाव कहते हैं ना, कि मोनोडेंटेड के बजाय बाइडेंटेड लिगेंड ज्यादा स्थायी संकुल बनाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि वो मेटल के साथ में हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनाते हैं, और इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी हम अच्छे से समझते हैं। ओके, तो देखो बेसिकली अगर हम देखें इसके पीछे लॉजिक, तो एक कारण तो हम ये भी कह सकते हैं कि देखो, अगर जैसे सपोज 1 मिनट के लिए मैं आपको ऐसी रफ स्केच बताऊं, यहां पर मैंने निकिल लिया है, ये जुड़ा हुआ है इसके साथ में क्या? अमोनिया, है ना। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड हुआ तो क्या हुआ? एक बार बंध टूट गया तो टूट गया, ओके। उसके दोबारा बनाने की प्रोबेबिलिटी फिर कम हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि एक बार बंध टूट गया तो टूट गया, राइट। लेकिन अगर हम कोई बाइडेंटेड लिगेंड ले रहे हैं, जैसे इथिलीन डायमीन, ध्यान से देखना, ये मैंने ले लिया इथिलीन डायमीन, ओके, दिस इज द इथिलीन डायमीन। तो आप देखो बच्चों, ध्यान से देखना कि अगर एक बार ये बंध टूट गया, देखो आप ध्यान से, है ना, मैंने किस तरह से बंध तोड़ रही हूं, देखो निकिल +2 है, एक बंध टूट गया, है ना। तो क्या होगा? अभी दूसरा बंध तो है ना उसके पास में, देखो एक बंध से ये जुड़ा हुआ है बीबी इसके साथ में, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं उसमें अगर एक बंध टूट भी जाता है तो लिगेंड फिर भी एक बंध से, मेटल से जुड़ा रहता है, और वापस से इस बंध के बनने की संभावना भी होती है। लेकिन अगर जो मोनोडेंटेड लिगेंड है उसमें एक बार बंध टूट जाता है तो उसके बनने की संभावना क्या होती है? कम हो जाती है। तो एक लॉजिक हम ये भी दे सकते हैं कि क्यों जो बाइडेंटेड लिगेंड है वो स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, राइट। लेकिन जो मोर लॉजिकल इसके पीछे रीजन है उसको अगर आप देखो तो हम ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशन आपको मालूम है, डेल जी इक्वल्स -RT नेचुरल लॉग बीटा, है ना। बीटा इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसको आप के भी लिख सकते हो, है ना। और दूसरी इक्वेशन भी आपको पता है, डेल जी इक्वल्स डेल एच -T डेल एस, है ना। यानी जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है वो इस डेल एंथैल्पी परिवर्तन -T एंट्रोपी परिवर्तन के बराबर होता है। अब नाउ इफ वी इक्वेट दिस इक्वेशन वी कैन से RT नेचुरल लॉग बीटा, अभी बताया था बीटा क्या है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओके, डेल एच -T डेल एस, है ना। तो अब आप क्या कहोगे कि अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व बढ़ाना है, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, राइट, ध्यान से सुनना, तो क्या होगा? डेल एच का मान क्या होना चाहिए? बोलो, डेल एच शुड बी नेगेटिव, है ना। क्यों? क्योंकि डेल जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। सुनते जाओ ध्यान से, कि अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, बीटा की वैल्यू बढ़ानी है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी जो डेल जी की वैल्यू है इट शुड बी, इसको मैं यहां लिख लेती हूँ चाहे तो, डेल जी शुड बी नेगेटिव। डेल जी का मान क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। एंड फॉर डेल जी नेगेटिव आइदर डेल एच नेगेटिव, या तो डेल एच नेगेटिव हो, है ना, या फिर ये वाली वैल्यू, देखो ध्यान से सुनो, 2 फैक्टर बता रही हूं, या तो डेल एच नेगेटिव हो, है ना, नेगेटिव हो गया, है ना। तो इस केस में आप देखो कि टोटल डेल जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और अगर डेल जी पॉजिटिव है तो क्या होना चाहिए? डेल एस की वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए, हाई एंड पॉजिटिव, है ना। क्यों? हाई और पॉजिटिव होगी तो क्या होगा? -T डेल एस का जो मान होगा वो डेल एस से ज्यादा होगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ? डेल जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। यानी कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए उसका जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है उसका मान क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। और अगर वो हमें ऋणात्मक लाना है तो या तो उसकी जो डेल एच की वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए, यानी एंथैल्पी परिवर्तन नेगेटिव होना चाहिए,
और अगर एंथैल्पी परिवर्तन नेगेटिव है तो उसका एंट्रोपी परिवर्तन भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि कुल मिलाकर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव हो सके। ओके, अब इसमें देखो हमारे लिए क्या जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। अगेन मैं वही इक्वेशन आपकी लिख रही हूं, दैट इज आप ये देखो कि इसमें मैंने क्या करा है, ये जो निकिल का कॉम्प्लेक्स बना है अमोनिया के साथ, वो एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, अगेन इन एक्वस मीडियम। इसको मैं रिप्लेस कर रही हूं विथ इथिलीन डायमीन, है ना, देखो बाइडेंटेड लिगेंड के साथ। आप ध्यान से देखिएगा, है ना, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तो आप देखोगे ये बन गया निकिल EN की होल थ्राइस, ओके, 2+ इन एक्वस मीडियम, ओके, प्लस 6 अमोनिया लिगेंड्स, अगेन दे आर इन एक्वस मीडियम, है ना। तो अब आप ये देखो बच्चों, ध्यान से देखना, एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है? एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर, यानी अव्यवस्था का नाप होता है, राइट। तो यहां देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने हो गए, 1 + 3, टोटल कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए, है ना। जबकि अगर हम प्रोडक्ट की तरफ जाएं, रिएक्टेंट के हो गए 4 मॉलिक्यूल, जबकि हम प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो देखिए कितने मॉलिक्यूल हो रहे हैं, प्रोडक्ट की तरफ 1 और ये कितने हो गए 6, 1 + 6, टोटल 7 मॉलिक्यूल हो गए। देखो ध्यान से देखना, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल 4 और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल 7। तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल होंगे उतनी ज्यादा अव्यवस्था बढ़ेगी, डिसऑर्डर बढ़ेगा, एंड डिसऑर्डर अगर आपका बढ़ा तो डेल इज मोर। तो ध्यान से सुनिएगा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स, जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसको हम चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उनके स्थायित्व का सबसे मुख्य कारण है इंक्रीज इन एंट्रोपी, क्योंकि उनकी एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं इन प्रोडक्ट एज कंपेयर टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट। नंबर 1 थी, है ना। जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो भी आप ध्यान से सुनिएगा, और वो फैक्टर क्या है, इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल, वो जनरली ट्रांजिशन मेटल्स में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, वो भी ध्यान से सुनिएगा, एंड दैट इज द, फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रही हूं, देखो ध्यान से सुनो। नंबर 1 फैक्टर इज द डेल एस, जब भी हम बाइडेंटेड लिगेंड से बनाते हैं या चिलेट कंपाउंड बनाते हैं तो डेल एस की वैल्यू मोर हो जाती है, ये आपको मैंने बताई चुकी हूं मैं अभी भी। एंड नंबर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन केस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, इन केस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, जो संक्रमण धातुएं होती है उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर डेल एच भी होता है। ध्यान से सुनना, ये सिर्फ ट्रांजिशन मेटल के केस में इंपॉर्टेंट है, अदर मेटल के केस में इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगी। कैसे? क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है उनमें होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या होती है? क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। गॉट इट? अभी मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। एंड दिस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज नथिंग, दिस इज द स्प्लिटिंग बिटवीन द d ऑर्बिटल्स, दैट इज T2g एंड Eg, है ना। अब अगर हमारा लिगेंड वीक फील्ड होगा तो ये ऊर्जा का अंतर क्या होगा? कम होगा, है ना। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो ये ऊर्जा का अंतर ज्यादा होगा। गॉट इट? तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अमोनिया के कंपैरिजन में इथिलीन डायमीन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ध्यान से सुनना ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इथिलीन डायमीन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, whereas अमोनिया इज अ कंपैरेटिवली वीक फील्ड लिगेंड। अब अगेन आप मेरी बात सुनो कि इफ जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो इनके बीच में T2g और Eg के बीच में ऊर्जा का अंतर बढ़ा देगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ इथिलीन डायमीन डेल O इज मोर, और अगर डेल O का मान ज्यादा है तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। आ रही है समझ में? जबकि अगर हम अमोनिया का केस ले रहे हैं T2g और Eg, है ना, अगर हम अमोनिया का केस ले रहे हैं तो अमोनिया के केस में डेल O इज लेस। अमोनिया के केस में डेल O का मान कम होता है, इसलिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी लेस होती है, और अगर ये लेस है तो एंथैल्पी परिवर्तन भी इसमें कम होगा। डेल H की वैल्यू भी इसकी लेस होगी और इसकी ज्यादा होगी। गॉट इट? है ना। तो हम क्या कहेंगे कि एंथैल्पी
देखो एंट्रोपी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सारी तरह के मेटल्स में डोमिनेट करता है, लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनके केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनके लिए डेल की वैल्यू ज्यादा होती है और वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ा देते हैं, और उससे क्या होता है, उनकी जो डेल एच की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। इसका मैं आपको बहुत ही एक अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप निकिल की जगह सपोज आप कोई कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, किसका, जिंक और कैडमियम का, जिंक एंड कैडमियम का अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, जिंक एंड कैडमियम, है ना, तो आपको मालूम है दीज आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स, ये संक्रमण धातुएं नहीं होती है, इनकी जो डी ऑर्बिटल्स होती है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है ना, और यही कारण इनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो जब जिनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अगर 0 है तो यहां पर डेल एच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा चिलेट इफेक्ट में वो केवल होगा डेल एस। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्यों, क्योंकि डेल एस में परिवर्तन जरूर होगा जब मोनोडेंटेड से बाइडेंटेड लिगेंड बनाओगे, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट में अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन डेल एच में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इनकी 0 होती है, तो लिगेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस तरह का लिगेंड लिया है। गॉट इट। तो ये एक बात हुई। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी, एंड दैट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ कैल्शियम विद ईडीटीए, है ना। अगर आप कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बनाएं ईडीटीए के साथ में, तो देखो आप अगेन व्हाट हैपेंस, ये कैल्शियम है इन एक्वस मीडियम, इसका साथ में ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बनाओ, दैट इज इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। क्या है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, एंड इट इज हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड क्यों है, क्योंकि ये कुल 6 बंध बनाता है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो अगेन आप ध्यान से सुनो मेरी बात को, क्या कि कैल्शियम +2 इज नॉट ए ट्रांजिशन मेटल, ये एक संक्रमण धातु नहीं है, इट इज अल्कली अर्थ मेटल, ये क्षार मृदा धातु होती है जिसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी नहीं होती है, और इसीलिए इस जो रिएक्शन है इसमें डेल एच कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगी। आ रही समझ में, इसमें एंथैल्पी का कोई इतना प्रभाव नहीं होगा। यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज द डेल एस, क्या है, एंट्रोपी परिवर्तन। और आप वो समझ सकते हैं क्या कि यहां पर ये एक मॉलिक्यूल है, यहां पर ये एक मॉलिक्यूल है, तो कुल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने हो गए, 2। कितने हो गए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट आर 2, राइट। जबकि यहां पर आप देखो, यहां पर ये 1 हो गया प्रोडक्ट में और ये हो गया 6, मीन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट आर 7, मीन्स ज्यादा डिसऑर्डर हो गया क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स बन गए, और अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स बन गए तो डिसऑर्डर ज्यादा हो गया, और डिसऑर्डर ज्यादा हो गया तो डेल एस इज मोर एंड पॉजिटिव, है ना, इसकी वैल्यू ज्यादा और पॉजिटिव होती है, और कुल मिलाकर के क्या होगा, टी डेल एस जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू काफी ज्यादा हो जाती है और डेल जी का मान ऋणात्मक हो जाता है। गॉट इट। तो ये आपने देखा कि किस तरह से चिलेट इफेक्ट से फर्क पड़ता है इन सारी चीजों के ऊपर, कि किस तरह से वो स्टेबिलिटी को प्रभावित करती है। तो हमने ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये हमारे लिए कि जब भी चिलेट रिंग बनती है तो वो एक स्टेबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, विषम चक्रीय रिंग होती है जो कि बहुत स्टेबल होती है। साथ ही साथ अगर चिलेट रिंग का अगर एक बॉन्ड टूट भी जाता है बाइडेंटेड लिगेंड का, फिर भी लिगेंड दूसरे बंध से उसके जुड़ा रहता है, यानी कहने का मतलब दूसरे बंध के बनने की संभावना भी प्रबल होती है। साथ ही साथ चिलेट इफेक्ट का मुख्य कारण क्या है कि एक तो एंट्रोपी परिवर्तन बहुत ज्यादा हो जाता है, और ट्रांजिशन मेटल के केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके बच्चों, एक बात और जो मैं बताना चाहूंगी कि अगर हम चिलेट रिंग का साइज बढ़ा देते हैं तो चिलेट प्रभाव कम हो जाता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे सपोज ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, किसके साथ में, इथिलीन डायमीन के साथ है, बाइडेंटेड लिगेंड है। अब अगर मैं सपोज इथिलीन डायमीन को मैं रिप्लेस कर दूं किससे, ट्राई दिस इज विद टीएन, है ना, इसके साथ में रिप्लेस कर दूं, देखना अगेन इन एक्वस मीडियम जलीय विलयन में है, तो आप देखेंगे क्या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा,
CuTuTN whole twice 2 plus in aqueous medium plus 2En in aqueous medium, है ना। तो ये क्या हो गया, ये तो था आपका En इज NH2 CH2 CH2 NH2, यानी कि इथिलीन डाइअमीन। क्या हो गया, इथिलीन डाइअमीन, है ना, राइट। अब अगर हम इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दें TN से, है ना, तो ये हो गया आपका CH2 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 NH2 एंड NH2, है ना। तो ये क्या हो गया, ट्राइथिलीन डाइअमीन, ट्राइथिलीन डाइअमीन हो गया ना। 3 इथिलीन ग्रुप है और डाइअमीन ग्रुप है, राइट। तो आपने क्या देखा, इसका साइज बढ़ा दिया, राइट। तो जब हम साइज बढ़ाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। दिस वन इज लेस स्टेबल एंड दिस वन इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्थायी है ना। तो यानी अगर हम जो चिलेट रिंग है उसमें कार्बन की संख्या बढ़ा देते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी में कमी आ जाती है ना। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे ज्यादा मेंबर्स ले लिया आपने, 1 2 3 4 5, है ना, और एक ये 6 मेंबर रिंग हो गई, जबकि यहाँ पे 5 कम है मेंबर्स, 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। तो ज्यादा मेंबर रिंग अगर हम बना रहे हैं तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो गई। इसका कारण क्या है, देखो ध्यान से सुनना, कि ऐसे केस में वो, जैसे सपोज एक ये कॉपर है ना, अगर मैंने इसके साथ में ट्राइथिलीन डाइअमीन जोड़ दिया, है ना, राइट, तो वो इससे जुड़ने के बजाय वो क्या पसंद करेगा, दूसरे कॉपर के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें रिंग का साइज बहुत बड़ा है, तो एक तरह से स्ट्रेन आ जाता है ना। तो कहने का मतलब, अगर हम लिगेंड इस तरह से बना देते हैं, उसमें आप लिगेंड का क्या कहोगे, रिंग का साइज अगर बढ़ा दोगे तो व्हाट विल हैपन, उसमें एक स्ट्रेन आएगा, तो वो उसी मेटल के साथ बाइडेंटेड लिगेंड बनाने के बजाय दूसरी मेटल के साथ जोड़ करके ब्रिज की तरह एक्ट करेगा, ओके। और इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, गॉट इट। तो आज हम यही कंप्लीट करते हैं बच्चों, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम फर्दर इसी फैक्टर को आगे बढ़ाएंगे, ओके। थैंक यू सो मच।